हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सेलिन बर्मन। वेलकम टू जीएस विद सेलिन। आज का हमारा टॉपिक है टाइड एंड ईव, यानी कि ज्वार और भाटे। आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का एक रेप्लिका लिया है। ज्वार और भाटे क्या होते हैं? देखिए, सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और वहीं पृथ्वी के अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो भी घटनाएं पृथ्वी पर स्थापित होती है उसको हम ज्वार और भाटे कहते हैं, यानी टाइड और ईब कहते हैं। ठीक है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% विशाल जल राशि है ना, यानी कि 71% एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है। अब देखिए, अर्थ जो है यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करती है ना, यानी 24 घंटे में अपने एक्सिस पर मूव कर जाती है। उसके कारण क्या होता है, जो विशाल जल राशि है ना वो छलकने लगती है। ठीक है। अब जब छलकेगी तो क्या होते हैं, जो भी ये सूर्य और चंद्रमा होते हैं, ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की जो जल राशि है ना उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जस्ट अपोजिट साइड में पृथ्वी भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगाती है। ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस प्रकार आप जब किसी हैवी वेट को उठाते हैं तो आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए हल्का सा पीछे झुक जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगाती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध पर है। ठीक है ना, एक लीनियर कंडीशन बन रही है यहाँ पर। देखिए, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे और उसके कारण क्या होगा कि जो पृथ्वी की विशाल जल राशियाँ हैं वो अपनी ओर खींच लेंगे। यहाँ पर ये कर्व शेप में आप लोग देख पा रहे हैं, ये दो कर्व दिख रहे हैं ना, इसे बल्ज कहते हैं, बल्ज। तो ये होता है चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है ना, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण ज़्यादा ऊंचे बल्ज उठते हैं। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, महज 3,84,000 किलोमीटर। वहीं पर हम देखें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस तो वो लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी का है। तो जितना ज़्यादा जो भी प्लैनेट पास में होंगे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप लोग एक डेटा याद रख सकते हैं, मून रेशियो सन। ठीक है, तो मून रेशियो सन कितना है? लगभग लगभग 11:5 का है। ठीक है ना, मतलब कि 11 गुना ज़्यादा मून का ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है, वहीं पर 5 गुना ज़्यादा सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है। तो देखिए, यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बल्ज बन रहे हैं सूर्य और चंद्रमा के कारण, तो पृथ्वी भी उसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में खुद का एक बल लगाती है। ठीक है ना, फोर्स लगाती है। तो ये देखिए, ये पीछे में एक फोर्स लगा रही है। ठीक है ना, तो इसे ही कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो लगभग लगभग 180 डिग्री का बन रहा है। इसे हम कहते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन। ठीक है, यानी कि युति। युति में क्या होता है कि हाई टाइड आते हैं, यानी स्प्रिंग टाइड। ठीक है, और वो जो बनता है कंडीशन वो होती है फुल मून के दिन या फिर न्यू मून के दिन। न्यू मून के दिन या फुल मून के दिन स्प्रिंग टाइड की कंडीशन बन जाती है, इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। अब आते हैं इस वाले फिगर में। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लगभग लगभग 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए, पहले मून तो यहाँ पास था लेकिन वो अपने ऑर्बिट पर मूव करके यहाँ पास पहुँच जाता है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या फिर यहाँ पास हो मून या फिर यहाँ पास हो, फर्स्ट क्वार्टर पर हो या फिर थर्ड क्वार्टर पर हो, 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है ना। तो इस 90 डिग्री के कारण क्या हो जा रहा है कि सन अपनी ओर पृथ्वी की विशाल जल राशियों को आकर्षित कर रहा है और मून अपनी ओर कर रहा है ये, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में पृथ्वी अपना सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है ये। ठीक है ना, तो इसके कारण क्या हो जा रहा है, एक दूसरे का अपोजिशन कर रहे हैं। कौन कौन? चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे का अपोजिशन कर रहे हैं। ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसे कहते हैं अपोजिशन। एक दूसरे के अपोजिशन कर रहे हैं इसलिए इसे अपोजिशन कह देते हैं, यानी कि व्युति। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है इसमें।
ये देखिए, ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी या कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही ये घटना घटित होती है। यहाँ पास शुक्ल पक्ष की सप्तमी आप बोल सकते हैं, शुक्ल पक्ष की सप्तमी या कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ये दोनों में क्या होगा, लो टाइड आएंगे। इसमें लो टाइड या नीप टाइड की कंडीशन बन जाती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हाई टाइड में वाटर पार्टिकल 7 to 8 फीट ऊंचे जा रहे थे, अब लो टाइड में 4 to 5 फीट वाटर पार्टिकल्स ऊंचे उठेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हाई एंड लो टाइड्स रिफर्स टू द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियंस वाटर। हाई टाइड इज व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर आफ्टर राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। लो टाइड इज व्हेन द वाटर रिट्रीट्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल मूविंग अवे फ्रॉम द शोर। जो मैंने बताया वही फिनोमेना है यहाँ पर। आगे देखते हैं, साउथहैम्पटन ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ द इंग्लैंड रिसीव्स 4 टाइड्स एवरी डे। दिस हैपेंस बिकॉज they reach there at different intervals through the English Channel and twice through the North Sea। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये इंग्लैंड है, ठीक है। इंग्लैंड का एक पोर्ट है साउथहैम्पटन, ठीक है ना, कोस्टल एरिया है ये साउथहैम्पटन। यहाँ पास 2 बार इंग्लिश चैनल और 2 बार नॉर्थ सी से ज्वार और भाटे आते हैं, यानी दिन में 4 बार ज्वार और भाटे आते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। On the average, every places experiences high and low tide a day at a time interval of the 24 hours 26 minutes. Since the earth completes its rotation in roughly 24 hours, every place should experience tide after 12 hours, but this never happens। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी प्लेस, जितने भी कोस्टल एरिया है ना, वहाँ पास दिन में 2 बार हाई टाइड और लो टाइड आते हैं, ठीक है ना। एक बार चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण और एक बार सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है ना। तो 2 बार हाई टाइड और लो टाइड आते हैं, और साउथहैम्पटन में 4 बार हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच।